नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं चंद्रशेखर की बात करूंगा। 16 जून 2021 की सुबह उनका निधन हुआ है। सुबह सुबह यह समाचार मेरे एक मित्र ने भेजा, जिनके पास उनके परिवार के किसी सदस्य ने यह सूचना दी थी। सुबह 7 बजे उनका निधन हुआ। पिछले दिनों जब मैं उनकी फिल्म चा 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 पर एक वीडियो बना रहा था, तब मैंने उनके बारे में विस्तार से पता किया। उनसे मुलाकातें भी होती रही हैं। वे हर साल पत्रकारों को बुलाते थे और एक बड़ी पार्टी करते थे, खास करके अपने जन्मदिन के मौके पर जुलाई में ही। पिछले कुछ समय से अस्वस्थ रहने के कारण यह सिलसिला टूट गया था। चंद्रशेखर के बारे में आज की पीढ़ी के लोग थोड़ा कम जानते होंगे। पिछली पीढ़ी या उसके पहले की पीढ़ियां उनके बारे में बखूबी जानती हैं। चंद्रशेखर 7 जुलाई 1923 को, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ, पिता आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रशेखर की तबीयत उस काम में नहीं लगती थी। वे छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करने के उद्देश्य से बेंगलुरु चले गए, लेकिन स्थानीय भाषा में दक्ष नहीं होने के कारण ऐसा लगा कि बेंगलुरु में उनके लिए अवसर कम है। तो उनकी मुलाकात किसी से हुई। उसने कहा कि फिल्म में हीरो बनोगे। ऐसे ऑफर को भला कौन मना करता। वे चले गए, लेकिन पता चला कि उन्हें भीड़ में खड़े होना था। उस ज़माने में उनको एक्स्ट्रा कहा जाता था, अभी उन्हें जूनियर आर्टिस्ट कहा जाता है। ऐसी एक भूमिका करनी थी। उन्होंने फिर भी ना नहीं कहा। उन्होंने काम किया और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा और व्यवहार से उन्होंने पूरी यूनिट पर प्रभाव डाला। नतीजा यह हुआ कि उन्हें संवाद बोलने लायक किरदार मिलने लगे। फिर वहाँ से अच्छी शुरुआत हो गई, लेकिन काम जैसा वे चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा था। फिर शमशाद बेगम की सिफारिश से वे पुणे गए। पुणे में WZ अहमद की कंपनी थी, उनका अपना स्टूडियो था, शालीमार स्टूडियो। वहाँ उन्होंने काम किया। पहली नौकरी उनकी 60 रुपये की लगी। इस नौकरी के दरमियान ही उनकी कृष्णचंद्र से मुलाकात हुई, भरत व्यास से भी मुलाकात हुई, जोश मलिहाबादी से मुलाकात हुई, और उन सभी के संगत का यह असर रहा कि इनमें भी विकास हुआ। सांस्कृतिक और साहित्यिक समझ बढ़ी, भूमिकाएं मिलने लगी, छोटी छोटी फिल्में मिली हैं, सहायक निर्देशन का काम करते रहे। तभी देश का विभाजन हो गया और WZ अहमद पाकिस्तान चले गए अपनी पत्नी के साथ। स्टूडियो टूट गया, बंद हो गया। मजबूरन उन्हें मुंबई आना पड़ा। मुंबई आने के बाद फिर से स्ट्रगल चालू हुआ। इस बीच में भारत भूषण से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो भारत भूषण ने उनको सजेस्ट किया कि मेरे भाई लखनऊ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तुम वहाँ जाओ, उनके साथ काम करो। फिल्म का नाम था बेबस। इस फिल्म में चंद्रशेखर ने सहायक निर्देशक का काम किया और फिर वही हुआ। उनके काम से इतना प्रभावित हुए निर्देशक और निर्माता कि उन्होंने एक खास भूमिका भी दे दी। इस भूमिका का ये असर हुआ कि वह फिल्म पसंद आई लोगों को और वी शांताराम को भी पसंद आई। वी शांताराम ने राजकमल स्टूडियो में बुलाया, फिर से बुलाया। इसलिए कह रहा हूँ कि जब वे बम्बई आए थे तो पहली नौकरी उन्होंने राजकमल स्टूडियो में की थी, लेकिन किसी वजह से उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। इस बार वी शांताराम ने उनको सुरंग फिल्म का नायक बना दिया और फिल्म की शूटिंग चालू हो गई। बताते हैं कि एक दिन उन्होंने, वी शांताराम ने उनको सभी के सामने बहुत डांटा। इस बात से चंद्रशेखर को गुस्सा भी आया, दुखी भी हुए। उन्होंने भारत भूषण तक ये बात पहुंचाई तो भारत भूषण ने कहा कि नहीं, तुम फिल्म मत छोड़ना, तुम वहीं रुको और फिल्म पूरी करके आओ। भारत भूषण की सलाह काम आई। फिल्म पूरी हो जाने के बाद वैसे वी शांताराम ने उनको बताया कि वह जरूरी सीन लेने के लिए मुझे करना पड़ा,
क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर जो फीलिंग चाहता था वह आ नहीं पा रहा था। इसके लिए मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, सभी के सामने तुम्हें डांटा, ताकि अंदर से तुम्हारे वो तकलीफ़ नज़र आए, वह गुस्सा व नाराज़गी नज़र आए, और वही हुआ। सुरंग फिल्म कामयाब रही। उसके बाद से तो चंद्रशेखर के पास फिल्मों की भरमार लग गई। सुरंग के बाद उन्होंने कवि, मस्ताना, बारादरी, ज़िंदगी के मेले, बागी सिपाही, टैक्सी स्टैंड, काली टोपी, लाल रुमाल, बरसात की एक रात, तेल मालिश, बूट पालिश, बात एक रात की, भला आदमी, सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्में की। लगभग 35 फिल्मों के वे नायक रहे, अलहदा किस्म के नायक थे। यह वह दौर था जब राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद हिंदी फिल्मों की अग्रणी कतार में थे। उनसे पीछे की किसी कतार में चंद्रशेखर अपनी फिल्में करते रहे, अपना एक खास स्थान बनाकर उनकी फिल्में आती रहीं। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब उन्हें नायक की भूमिकाएं मिलनी बंद हो गई। तब उन्होंने यह सोचा कि क्यों न चरित्र भूमिकाएं निभाई जाएं, और इसकी शुरुआत शक्ति सामंत की फिल्म कटी पतंग से हुई। कटे पतंग के बाद उन्होंने अनेक फिल्में की जिसमें उनकी चरित्र भूमिकाएं दिखाई पड़ती हैं। 8वें और 9वें दशक में उन्होंने अनेक फिल्में चरित्र भूमिकाओं में की। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने 2 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भवदीप था। भवदीप उनके बंगले का भी नाम है। 1964 में उन्होंने चाचा चा बनाई। 1966 में उन्होंने स्ट्रीट सिंगर बनाई। दोनों फिल्में अपने ढंग की अलग किस्म की फिल्में थीं। 1964 में आई चाचा चा का नायक तो हरिजन था। 1964 में सोचिए, अपने नायक को हरिजन बताना कितना साहस का काम रहा होगा किसी निर्देशक के लिए। यह फिल्म दलित विमर्श में नहीं शामिल की गई, इसलिए कि चूँकि फिल्म में फोकस नहीं था दलितों पर। दलित एक किरदार था जो आता है फिल्म में, उसकी वजह से कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन दलित विमर्श नहीं था फिल्म के अंदर। और इस फिल्म की नायिका थी हेलन, और उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई जब स्ट्रीट सिंगर, तो उसमें नायिका थी सरिता। और दोनों ही फिल्मों में उन्होंने अपने लिए जो किरदार चुने थे वे बिल्कुल अलग किस्म के थे। वे डांस करने वाले थे, और सच्चाई ये है कि उन्हें वास्तव में डांस नहीं आता, वे नृत्य नहीं कर सकते थे। फिर एक ऐसा दौर आया जब वे फिल्मों से ऊब गए और उन्होंने रिटायरमेंट, स्वघोषित सेवानिवृत्ति ले ली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, लगातार अपने सामाजिक कार्यों के अलावा फिल्मों के संगठन में उनकी सक्रियता बनी रही, और वे इनके लिए काम करते रहे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पत्रकारों से भी उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता था। अरविंद कुमार की तो उनके साथ अनेक स्मृतियां हैं, जो माधुरी के संपादक थे। अरविंद कुमार को उन्होंने ही मकान दिलवाया था, और बाद के दिनों में जब अरविंद कुमार मुंबई आए थे एक पुरस्कार लेने, तो उन्हीं के मेहमान बने थे। इसी अभिनेता का 16 जून 2021 को निधन हुआ है। उन्होंने भरपूर जिंदगी जी, और कह सकते हैं कि संतुष्ट होकर चिर निद्रा में विलीन हुए। उनकी स्मृति को नमन। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।